हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 लेके आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट 21 चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं, देख लीजिए और अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 22। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि कितने प्रतिशत की हुई? तो देखिए, त्रुटि बराबर कैसे निकालते हैं। परसेंटेज त्रुटि बराबर होता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। डेल्टा एक्स क्या है? दोनों त्रुटियों में, दोनों कंडीशन में अंतर कितना है। देखिए, 5/3 माइनस के 3/5 बटे में एक्स कितना है। एक्स मतलब पहले वाला 5/3 गुणा 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा। 25 माइनस के 3 दिया 9, 25 माइनस के 9 कितना हो गया 16 बटे में 3 पंजे 15 और बटे में 5/3 है। इसको उल्टा करके ले सकते हैं हम। 3/5 गुणा 100 है, वो तो 100 है ही है। देखिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा? देखिए, आपको दिख रहा होगा। देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 16/5 कहाँ से आ जाएगा। 25 माइनस के 3 दिया 9, 25 में से 9 गए कितने बचे 16 बटे में इन दोनों का गुणनफल यानी कि 15 बटे में कितना था 5/3 था। इसको उल्टा करके हमने गुणा में लिख दिया 3/5 गुणा 100 है ये। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 से कटेगा ये आपका 5 बार और 5 इंटू 5 25 और 25 से कटेगा ये आपका 4 बार। 16 चौका 64। कितने परसेंट की त्रुटि हो गई? 64% की त्रुटि हो गई। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे। देखिए, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। पहले कंडीशन कह रहा है कि सी की आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। सी की जो आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय हम कितना मान लें 100, तो सी की आय 20% अधिक है, सी की आय कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। क्लियर। अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, यानी बी की जो आय है वो ए की आय से 25% अधिक, तो ए की आय कितनी हो जाएगी। ए की आय हो जाएगी 80। 80 कैसे निकल के आया वो चेक कर लीजिए। हमने मान लिया कि ए की आय कितनी थी एक्स थी, तो ए का एक्स का 125% किसके बराबर रखा है 100 के बराबर, क्योंकि एक्स का 125% 100 के बराबर कैसे आया, क्योंकि आपसे बोला है कि जो ए की जो आय है, सॉरी जो बी की आय है वो ए की आय से 25% अधिक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से कटेगा 20 बार और 20 चौक 80, तो एक्स बराबर कितना आ गया 80। इसका मतलब ए की आय कितनी होगी 80, बी की आय होगी 100 और सी की आय होगी 120। ये तीनों की आय निकल के आ गई। अब आपसे पूछा कि जो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कौन सी की आय, यानी सी की जो आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए 120 80 से कितना अधिक है, 120 80 से अधिक है 40, 40 से अधिक है। अब आपसे पूछा कि ए की आय से कितना अधिक है, तो ए की आय थी कितनी, ए की आय थी आपकी 80 थी, ए की आय कितनी थी 80 थी, कितना अधिक है 40 अधिक है। 40/80 गुणा 100 कितना हो जाएगा। 40 से 2 बार कटेगा, 2 से कटेगा 50 बार, कुल मिला कितने परसेंट आएगा 50%। आपका राइट आंसर कितना आएगा 50%। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये आपको समझाने में इतना टाइम लग गया, वरना आप कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 3 व्यक्ति दोबारा समझा देता हूँ मैं सवाल को। 3 व्यक्ति ए बी सी थे, बी की 100 मान ली, तो सी की कितनी निकल के आएगी 120, ए की कितनी निकल के आई थी 80। अब आपसे पूछा कि जो सी की आय है वो ए की आय से कितना अधिक है, कितना अधिक है 40 अधिक है। किससे, ए की आय से, बट्टे में कितना हो जाएगा 80 गुणा 100, 2 से कटेगा 50 बार, कितना जाएगा 50%। तो निकल के आ जाएगा आंसर आपका 50%, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 2 वृत्तों की परिधियां ए अनुपात बी के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो उनके क्षेत्रफलों में जो अनुपात होगा उनके वर्गों के अनुपात में होगा, यानी ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए। यदि 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1 है तो x का मान बताइए कितना होगा। देखिए क्या सॉल्व करेंगे। 3 की पावर दे रखा है x प्लस 8, इसको हम ले सकते हैं 27 को 3 की पावर 3, ठीक है। उसकी पावर कितना दे रखा है 2x प्लस 1। तो देखिए, जब बेस समान होता है तो घाते में क्या होती है समान होती है, यानी कि x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस के 1। इसको हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 6x प्लस के 3। क्लियर, 6x प्लस के 3 दूनी 6x प्लस 3 एकम 3। अब देखिए
x में से 6x में से x घटाया कितना बचेगा, 5x बचेगा। और देखिए ये वाले इधर लेके इस वाले को इधर लेके हैं तो 8 में से 3 गए तो 5 बचेगा, यानी 5x बराबर 5। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 5/5 यानी कि 1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ गई 1, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीश एवं जागृति की आय का योग 2700 है। जगदीश अपनी आय का 90% व्यय करता है और जागृति अपनी आय का 80% व्यय करती है। यदि दोनों की बचत समान हो तो जागृति का वेतन बताइए। तो देखिए जगदीश की हमने आय और जागृति की आय हमने मान ली 22 है। तो जो जगदीश है वो अपनी आय का 90% व्यय करता है तो बचाता कितना होगा, 10% बचाता होगा, इसका 10% हो गया। और जो जागृति है वो अपनी आय का 80% खर्च कर देती है, इसका मतलब उसको अपनी आय का 20% बचाती होगी, क्योंकि टोटल आय क्या है 100% के बराबर मानी जाती है। 100% में से 80% तो खर्च कर दिया, बचा कितना 20% बचा। तो दोनों यानी जो जगदीश है वो अपनी आय का 10% बचा रहा है और जो जागृति है वो अपनी आय का 20% बचा रही है, क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों की जो बचत है वो दोनों की समान है, यानी ये बराबर इसके। तो 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म। तो x/y बराबर कितना आ जाएगा, 2/1। यानी यदि x की आय, x मतलब जगदीश की आय 2 है तो जागृति की आय कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो दोनों की आय का जोड़ कितना हो जाएगा, दोनों की आय का जोड़ हो जाएगा 3 यूनिट। लेकिन वो कह रहा है 3 यूनिट नहीं है, 2700 है, दोनों की आय का योग कितना है 2700। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2700। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2700/3 यानी कि 900। और आपसे पूछे जागृति का वेतन कितना होगा, तो जागृति का वेतन कितना था, जागृति वेतन 1 यूनिट जो था, जागृति का वेतन कितना था, 1 यूनिट वेतन था जागृति का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आके निकल के आई 900। तो जागृति का वेतन भी कितना हो जाएगा 900, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर में 32 प्लस अंडर में 5 प्लस अंडर में 121 का मान कितना होगा। तो देखिए आपको पीछे क्या दे रखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ आगे वाले पर फोकस करना है, आगे वाले पर फोकस करना है। उसके बाद में साइन कौन सा साइन आया है इस पर फोकस करना है। यदि प्लस का साइन आया है जैसे कि इसमें दे रखा है, तो देखिए 32 के बाद में जो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 36 होती है। 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6 होगा। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 6। यदि मान लीजिए यहाँ पे माइनस का साइन होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस का साइन होता, तो 32 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कितनी आती है 25 आती है। तो इसका आंसर कितना हो जाता है 25, सॉरी, तो इसका आंसर कितना हो जाता है 25 का वर्गमूल यानी कि 5 आंसर हो जाता। तो आपको पीछे क्या दे रखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ आगे वाली संख्या पकड़नी है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 6 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो वही कार्य 80 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसको, ये 64 गुणा 15 बराबर 80 गुणा x। हमने मान लिया कि 80 व्यक्ति x दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 5 से कटेगा 3 बार और 4 तिया 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयु में 27 वर्ष का अंतर है तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। देखिए यहाँ पे अंतर कितने का, 5 और 2 का 3 का, लेकिन वो कह रहा है 27 वर्ष का अंतर है। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 27 के बराबर, तो 1 बराबर हो जाएगा 27/3 यानी कि 9 वर्ष के बराबर। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9 वर्ष। तो जरा बताइए कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 यूनिट की वैल्यू जाएगी 9 गुणा 5, 9 गुणा 5 यानी कि 45 वर्ष। यानी पिता अभी वर्तमान में कितने साल का है 45 साल का। फिर वो कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद पिता कितने साल का हो जाएगा, तो 6 वर्ष के बाद में हो जाएगा 51 साल का। 45 + 6 कितना हो जाएगा 51 वर्ष का। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 51 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में 30% लड़के फुटबॉल खेलते हैं और शेष बचे लड़कों का 40% क्रिकेट खेलते हैं। शेष 21 लड़के टेनिस खेलते हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी। देखिए हमने मान लिया कि कक्षा में कुल लड़के जो हैं वो कितने हैं 100 लड़के हैं, जिसका 30% का क्या खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं। शेष कितने बच्चे बचेंगे, 30% फुटबॉल खेलते हैं, शेष बच्चे कितने बचे हैं, तो शेष बच्चे बचे उसके 70% बच्चे बचे, कितने बच्चे उसको 70% बचेंगे, यानी कि 70 बच्चे बचेंगे जो फुटबॉल खेलने के अलावा जो बच्चे बचे वो कितने बचे 70 बच्चे बचे। अब शेष बच्चों का 40% क्रिकेट खेलते हैं, इसका 40% क्या कौन खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि 28 बच्चे क्या खेलते हैं क्रिकेट। तो 70 में से 28 तो क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका मतलब कितने बच्चे बचे, तो आपके बच्चे 42 बच्चे बचे। तो वो कह रहा है कि 42 बच्चे नहीं बचे, क्रिकेट खेलने के बाद में बच्चे कितने बचे 21 बच्चे बचे। तो 42 किसके बराबर दे रखा है 21 के बराबर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 21/42 यानी कि 1/2। आपसे पूछा है कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, तो हमारे अनुसार लड़कों की संख्या कितनी थी
100 थी, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2 गुणा 100 यानी कि 50। हमारे हिसाब से बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी पूरी क्लास में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 750 सैनिकों की एक टुकड़ी के पास 20 सप्ताह का भोजन था। यदि 4 सप्ताह के अंत में 450 सैनिक और शामिल हो जाएं तो अब भोजन कितने सप्ताह और चलेगा। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसको। देखिए मान लीजिए यदि 4 सप्ताह के बाद में 450 सैनिक नहीं आते तो खाना कितने दिन और चलता, तो 750 के हिसाब से खाना चलता हमारा 16 सप्ताह और चलता। कितने सप्ताह और चलता, 16 सप्ताह और चलता। लेकिन अब सैनिक कितने आ गए, अब सैनिक आ गए 450, तो अब सैनिक कितने हो गए, 450 प्लस 750 यानी कि 1200 सैनिक हो गए। तो 1200 सैनिक के हिसाब से खाना कितने दिन और चलेगा, हमने मान लिया x दिन और चलेगा, x सप्ताह और चलेगा। ठीक है, उसको सॉल्व कर लीजिए। तो 25 से कटेगा ये आपका, 15 से कटेगा, 15 15 75 यानी कि 50 बार कटेगा, 15 से कटेगा ये आपका 80 बार। ठीक है, 16 से कटेगा ये आपका 5 बार, 5 से कटेगा आपका 10 बार। तो ये कितना आ गया, एक्स बराबर आपका आ गया 10 दिन। एक्स बराबर कितना आ गया, 10 दिन आ गया, यानी 10 सप्ताह और चलेगा खाना। 10 दिन का मतलब 10 सप्ताह और चलेगा खाना आपका। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी तथा सी के खर्चों में 8:5:2 का अनुपात है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है तथा बी 7000 रुपये खर्च बचाता है, तब ए की बचत कितनी होगी। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है। ये किस प्रैक्टिस सेट में था, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में था, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में, यानी इसी बुक के मैथ का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है उसमें ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप वहां से देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि आपको अपनी तरफ से करना चाहते हो तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर बताइए, कितना अंतर कितना हुआ। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए ये मैंने आपको पहले से बना के रखा हुआ है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो पुत्र की आयु हमने कितनी मान ली, x मान ली 6 वर्ष पूर्व, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी, क्योंकि 4 गुनी थी। तो जब 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु 4x थी तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष जुड़ जाएगा इसमें, यानी 4x प्लस के 6। तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 4x प्लस के 6 प्लस के 10। पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। लेकिन पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी आपकी वर्तमान में जाएगी x प्लस 6 और 10 वर्ष के बाद में जाएगी x प्लस 6 प्लस के 10, यानी पुत्र की आयु हो जाएगी इतनी और पिता की उम्र हो जाएगी इतनी। दोनों की आयु का जोड़ कितना हो जाएगा, दोनों की आयु का जोड़ हो जाएगा आपका 4x प्लस के 1 5x और 16 और 16 32, यानी 5x प्लस 32 हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि इतना नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 62 वर्ष हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 62 वर्ष के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 62 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो 5x प्लस 32 बराबर 62, तो 5x बराबर हो जाएगा 62 माइनस के 32 यानी कि 30। तो x बराबर हो जाएगा 30/5 यानी कि 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब आपसे पूछा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर क्या है। देखिए अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है। यदि मान लीजिए आपके और आपके पिता के बीच में 20 वर्ष का अंतर है, तो ये नहीं होगा कि 10 साल के बाद में अंतर कम हो जाएगा। तो 10 साल के बाद में अंतर कितना रहेगा, 20 साल का ही रहेगा। चाहे 25 साल के बाद भी अंतर कितना रहेगा, 20 साल का ही रहेगा। अंतर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 6 वर्ष पूर्व जो अंतर होगा वो हमेशा क्या होगा, वो भी जो 6 वर्ष पूर्व अंतर था 3x का अंतर था। 6 वर्ष पूर्व कितना कितना अंतर था, 3x का अंतर था दोनों के बीच में। तो ये 3x का अंतर वर्तमान में भी होगा। अब आपने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 6 वर्ष निकल के आई थी। तो 3x की वैल्यू कितनी जाएगी, 3 गुणा 6 यानी कि 18 वर्ष। तो दोनों के बीच में कितना वर्ष का अंतर होगा, 18 वर्ष का अंतर होगा। तो जो अंतर 6 वर्ष पूर्व 18 वर्ष का होगा वो वर्तमान में भी 18 वर्ष का अंतर होगा कि नहीं होगा। आप इन दोनों को माइनस करोगे, वर्तमान में भी माइनस करोगे तो 6 से 6 कट जाएगा, 4x माइनस के x यानी कि 3x अंतर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 3x। और x की वैल्यू कितनी 6, तो 6 दिया 18। तो दोनों के बीच में अंतर कितने वर्ष का हो जाएगा, 18 वर्ष का हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना था, 43 था। यदि 11 में खिलाड़ी के रन भी उसमें जोड़ दिए जाए तो 11 खिलाड़ियों के रन के औसत में 1 रन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है।
तो 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? तो देखिए, यदि 11वां खिलाड़ी भी 43 रन बनाता, यदि 11वां खिलाड़ी भी 43 रन बनाता तो हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जितना औसत पहले से था उतना ही औसत हमारा रहता, यानी हमारा औसत 43 का 43 रहता। लेकिन 11वें खिलाड़ी ने कुछ रन कम बनाए, जिसकी वजह से औसत में क्या हो गई, कमी हो गई। उसको बनाने कितने थे? उसको बनाने थे 43 रन बनाने थे, लेकिन उसने कितने कम बनाए? उसने कितने कम बनाए? हर एक पे औसत की एक की कमी हुई है, तो 11 खिलाड़ियों पर 11 की कमी हो गई, एक की कमी एक पे हुई है ना। औसत में कितनी कमी हुई है? एक की कमी। औसत का मतलब हर एक में बराबर बराबर बांटना, हर एक में एक की कमी हुई है, तो 11 खिलाड़ी थे तो 11 पे 11 की कमी हो गई, तो उसने कितने रन कम बनाए थे? 11 रन कम बनाए। 43 बनाने थे लेकिन उसने 11 रन कम बनाए, तो उसने कितने रन बनाए होंगे? 32 रन बनाए होंगे। 43 माइनस के 11 यानी कि 32 रन बनाए होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि एक तैराकी चाल शांत जल में 70 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल एवं धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए कि धारा की अनुकूल तैराकी चाल कितनी होगी? धारा की अनुकूल तैराकी चाल क्या होगी? तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पूरा, फिर आप इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए, मान लीजिए आपकी ये कोई नदी है जो कि इस दिशा में बह रही है, इसकी चाल क्या है? इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये नदी है, नदी यानी कि धारा की चाल क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कोई तैराक है, एक कोई तैराक है जो इसी दिशा में तैर रहा है, इसकी चाल क्या है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में तो इनकी चाल कितनी हो जाएगी? तो धारा के अनुकूल दिशा में इनकी जो सापेक्षिक चाल होगी वो कितनी हो जाएगी? a प्लस बी। यदि मान लीजिए तैराक आपका इस दिशा में तैरता, धारा की विपरीत दिशा में तैरता, तो इनकी सापेक्षिक चाल क्या हो जाती है? a माइनस के बी। यानी अनुकूल दिशा में चाल क्या होती है? धारा की चाल जुड़ जाती है तैराक की चाल के साथ, और प्रतिकूल दिशा में धारा की चाल घट जाती है तैराक की चाल से। तो देखिए, अब आप क्वेश्चन पर लौट कर आ जाइए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि एक तैराक की चाल शांत जल में कितनी रखी है? 17, यानी एक ही वैल्यू दे रखी है आपको 17, और धारा की विपरीत दिशा में दे रखी है 9 किलोमीटर, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 9। विपरीत दिशा में चाल कितनी होती है? a माइनस की बी होती है, तो a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है आपको 9। आपसे पूछा क्या है? तो बताइए धारा के अनुकूल तैराक की चाल बताइए। धारा के अनुकूल यानी a प्लस बी की वैल्यू बताइए आप कितनी होगी। तो देखिए, ए की वैल्यू कितनी है? 17 किलोमीटर, तो 17 माइनस के बी बराबर दे रखा है 9, ठीक है। तो बी बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 17 माइनस के 9, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी की वैल्यू आ गई आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा क्या है? धारा के अनुकूल दिशा में, यानी ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी थी? 17, और बी की वैल्यू कितनी है? 8, तो 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा के अनुकूल दिशा में चाल कितनी जाएगी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीरज और गोपाल की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 6 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो नीरज की वर्तमान आयु बताइए। देखिए, वर्तमान में अनुपात कितना है? 2:3 है, 6 वर्ष के बाद अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा, यानी कितना बढ़ा? 3 से 4 बढ़ गया, 2 से 3 बढ़ गया, यानी डिफरेंस क्या दोनों के बीच का? सेम है। डिफरेंस दोनों के बीच का क्या है? सेम, यानी 1 यूनिट की वृद्धि हुई है, तो 1 यूनिट की वृद्धि किसके बराबर है? यानी कि 1 यूनिट की वृद्धि जो हुई है इसमें, वो किसके बराबर है? 6 वर्ष के बाद बराबर। किसके बराबर है? 6 वर्ष के बराबर है। तो आपसे पूछा कि नीरज की वर्तमान आयु बताइए, तो नीरज की वर्तमान आयु कितनी थी? 2 यूनिट थी। नीरज की वर्तमान आयु कितनी थी? 2 यूनिट थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 गुणा 6 यानी कि 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर है, इसके बाहर चारों तरफ से 2.5 मीटर चौड़ा का रास्ता है, रास्ते पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोटी बिछवाने का खर्च बताइए कितना होगा। पहले तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा खर्चा निकल के आ जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2x l प्लस बी प्लस के 2x। x क्या है? x रास्ते की चौड़ाई है, l क्या है? आयत की लंबाई, और b क्या है? चौड़ाई। देखिए, 2 गुणा x की वैल्यू कितनी रखी है? 2.5, l की वैल्यू कितनी रखी है? 45, b का मान दे रखा है 25, प्लस 2 गुणा 2.5। क्लियर? अब देखिए, 2 गुणा 2.5 कितना हो जाएगा? 5, 45 पर 25 कितना है? 70, 70 और 5 75, कितना हो जाएगा? 75 पंजे 375, तब ये कितना होता है? 375, यानी रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया? 375 वर्ग मीटर।
अब आपसे कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है। 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 10 रुपये। कितना है 10 रुपये। तो 375 वर्ग मीटर खर्चा कितना जाएगा, तो देखिए 375 वर्ग मीटर खर्चा आएगा। 375 गुणा 10 यानी कि 3750 रुपये। आपका राइट आंसर कितना जाएगा 3750 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टंकी में कुल 7 पाइप लगे हैं जिनमें कुछ में से प्रत्येक टंकी को 6 मिनट में तथा शेष में से प्रत्येक टंकी को 8 मिनट में भर सकते हैं। क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, पाइप की संख्या कितनी है जिनमें से प्रत्येक टंकी को 8 मिनट में भर सकते हैं, यानी 8 मिनट में भरने वाले पाइप की संख्या बताइए। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसे। देखिए कुल पाइप कितने दे रखे हैं आपको, कुल पाइप दे रखे हैं आपको 7। हमने मान दिया कि जो पाइप 8 मिनट में टैंक को भर देता है वो पाइप कितने हैं, वो पाइप हमारे एक्स हैं। तो 6 मिनट में भरने वाले पाइप कितने हो जाएंगे 7 माइनस के एक्स, यानी 6 मिनट में भरने वाले पाइप कितने हैं 7 माइनस के एक्स हैं, और 8 मिनट में भरने वाले पाइप कितने हैं एक्स हैं। अब देखिए जो पाइप 6 मिनट में टंकी को भर देता है तो वो 1 मिनट में कितना भर देगा, 1/6 भाग भर देगा। जब 6 मिनट में पूरी टंकी को भर देता है तो 1 मिनट में कितना भाग भरेगा 1/6 भाग भरेगा। लेकिन पाइप कितने हैं 7 माइनस के एक्स पाइप है, तो कुल मिला कितना भर देंगे 1 मिनट में 7 माइनस के एक्स का हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। इतने पाइप हैं तो 1 मिनट में कितना भर देंगे 7 माइनस x/6। ऐसे ही जो पाइप 1 मिनट में पूरे टैंक को 8 मिनट में भर देता है तो 1 मिनट में कितना भर देगा 1/8 भाग भर देगा। लेकिन ऐसे पाइप है कितने, ऐसे पाइप है हमारे x, तो इतना भाग भर देंगे प्लस दोनों पाइपों को मिला के पूरी टंकी भर जाती है तो दोनों पाइप की जोड़ कितना किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। 1 के बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जो पूरा भरा हुआ भाग होता है वो हम 1 मानते हैं। जब टंकी या कोई भी काम पूरा होता है तो हम 1 माना जाता है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 7 माइनस के एक्स बटे में 6 बराबर प्लस के x/8 बराबर में 1। क्लियर। अब इसको सॉल्व करिए, क्या सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। कैसे कटेगा ये 4 बार 4 7 28 माइनस के 4x प्लस के 8 से 3 बार 3x बराबर 1। इसको आगे सॉल्व करिए। देखिए 24 गुणा इसमें हो जाएगा तो 24 बराबर में आ जाएगा आपका बराबर यहाँ कितना बचेगा 28 माइनस के एक्स, क्योंकि माइनस के 4x है प्लस के 3x है तो माइनस के एक्स बचेगा, यानी कि 28 माइनस के एक्स बराबर 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x इधर जाएगा 24 इधर आएगा, तो 28 माइनस के 24 बराबर 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। यानी जो पाइप 8 मिनट में टंकी को भर देते हैं वो पाइप कितने हैं, तो वो पाइप आपके कितने हैं 4 हैं। तो आपका राइट आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत कितना है 16 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। मान लीजिए जो 6 संख्याएं थी इनका औसत भी कितना होता है 14 होता है, तो हमारे औसत पर फर्क नहीं पड़ता, यानी शेष संख्याओं का औसत भी कितना हो जाता 14 ही हो जाता। लेकिन औसत क्या इनका ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है देखिए सभी संख्याओं का औसत कितना है 14 है, लेकिन 6 संख्या कितना है 16 है, तो मतलब कितना ज़्यादा हो गया, यानी 2 की वृद्धि हो रही है एक संख्या पे, तो 6 पे कितनी वृद्धि हो जाएगी 6 दूनी 12, यानी 12 की वृद्धि हो जाएगी। यानी दोनों संख्याओं को औसत समान रखना है, हमें कितना रखना है 14 का 14 रखना है, तो जो संख्या 2 होगी वो 14 की होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन 12 तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे हो गया, तो इसका मतलब 12 हम घटा दें इसमें से, कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 माइनस के 12 यानी कि 16। यानी दोनों संख्या का जोड़ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो औसत कितना हो जाएगा औसत के 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 8, यानी औसत आ जाएगा आपका 8, यानी प्रत्येक संख्या कितनी कितनी की होगी 8 की होगी। आपको समझ में नहीं आया होगा दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए 8 संख्या औसत दे रखा है, सभी का औसत दे रखा है 14 है, लेकिन 6 का दे रखा है 16 है, यानी औसत से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। तो 1 पे 2 की वृद्धि है तो 6 पे कितने की वृद्धि हो जाएगी 12 की वृद्धि हो जाएगी। यदि 6 पे 12 की वृद्धि है लेकिन हमें औसत कितना रखना है, हमें औसत रखना है 14 का 14, तो जो संख्या आएंगी वो 14 लेके आएंगी, 14 लेके आएंगी उनका भी 14 होगा, क्योंकि आठों का औसत कितना है 14 है, तो संख्या भी 14 की होंगी नहीं होगी, तो उनको भी 14 की होंगी, तो उनका योग कितना हो गया 28 हो गया। लेकिन जो 12 एक्स्ट्रा आया वो 12 हम क्या करेंगे घटा देंगे इसमें से, क्योंकि हमें रखना कितना औसत रखना है हमें 14, तो 28 में 14 के तो कितना बचा 16, और दोनों संख्या का जोड़ कितना हो गया 16, 16/2, 16/2 क्यों किया, क्योंकि हमें औसत चाहिए, 2 का भाग कर दें कितना आ जाएगा 8, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8। दूसरा तरीका बता देता हूँ इसका एक तरीका और बता देता हूँ आपको, उसे निकालने में आसानी हो जाएगी। देखिए 8 संख्याओं का औसत कितना है, 8 संख्याओं का औसत कितना है 14 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 14 8 112, इनका योग कितना हो जाएगा 112। 6 संख्याओं में योग औसत कितना है 16,
तो इनका योग कितना होगा, 16 छक्के 96। अंतर करिए इसका, 112 में से 16 घटाएंगे कितना, 112 में से 96 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16 बचेगा। यानी शेष जो संख्याएं बची उनका योग कितना आ गया, 16। तो उनका औसत कितना आ जाएगा, 8। आप ऐसा कर लीजिए, चाहे जिस तरीके से समझाया था पहले वाला वैसे कर लीजिए। दोनों तरीके से आंसर कितना आएगा, दोनों तरीके से आंसर आपका 8 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रण कितना है, 2016 है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्रण कितना होता। देखिए ब्याज की दर 1% अधिक होने से क्या फायदा मिलेगा कि हमें 1200 रुपये पर 1% के हिसाब से 1200 रुपये पर 1% के हिसाब से हमें कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, एक साल के 12 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यानी ब्याज की दर 1% बढ़ा देने से 1200 रुपये पर हमें 1% के हिसाब से 12 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे एक साल के। लेकिन साल कितनी है, 4 साल। तो 4 साल में हमें कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 12 चौक 48 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यानी जितना हमें पहले मिलता था उससे हमें 28 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो हमें कितने रुपये मिल जाएंगे, पहले हमें कितना मिलता था, पहले हमें मिलता था 2016 रुपये मिलते थे। अब 28 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तब कितने रुपये मिल जाएंगे हमें, 2064 रुपये मिल जाएंगे। आपसे यही पूछा कि मिश्रण क्या हो जाएगा, मिश्रण हमारा कितना हो जाएगा, 2064, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 22। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।